अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ फैज़ान फ़िरोज़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो कमेंट्स वगैरह आप करते हैं और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस कर रहे होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपनी स्ट्रेटजीज़ भी डिस्कस कर रहे होते हैं और यही इस प्लेटफ़ॉर्म का मकसद होना चाहिए कि हम खुद भी अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर करें और अपने अगर कोई लाइफ़ लेसन्स हैं वो लोगों के साथ शेयर करें। इसके साथ-साथ कुछ तनकीद भी आ रही होती है जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो हमें हमारा कंटेंट मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश करवाती है हमसे। और हम कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से अपना कंटेंट मज़ीद बेहतर बना सकें। और बेसिकली ये जो कमेंट्स आते हैं और इन कमेंट्स को हम एक वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करते हैं, इसका हमेशा से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद रहा होता है। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे होते हैं जो कि सबके लिए बेनिफिशियल होते हैं। तो एक तो उस क्वेश्चन को जब हम जवाब दे रहे हों तो वीडियो की शक्ल में अगर जवाब दे दें, तो ज़्यादा लोग उससे फ़ायदा उठा सकें क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन्स होते हैं जो कि इतने टेक्निकल होते हैं, इतने डिटेल होते हैं, जिसको लिख के समझाना थोड़ा-सा शायद मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि उसको भी ऑन रिकॉर्ड लें और उसको भी वीडियो की शक्ल में रिप्लाई करें, ताकि वन्स अगेन कोई बंदा कमेंट कर रहा है तो उसको उसका जवाब मिल सके। तो चलते हैं हम कुछ ऐसे कमेंट्स के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर, ऐसी तनकीद के ऊपर, जो कि आपने मेरी हालिया वक्तों की वीडियोज़ में की है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक कमेंट था एसआईपी वर्सेस लमसम वाली जो हमारी वीडियो थी, उसके ऊपर एक सवाल आया था, पीस साइलेंस मून ब्रोकन करके एक हैंडल है, जिन्होंने कहा था कि भाई आपने डिविडेंड्स, एनएवी एप्रिसिएशन और बोनस शेयर्स एक्सेट्रा ऐड नहीं किए जो हमें लमसम इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा मिलते हैं। अच्छा बेसिकली ये जो हमने वीडियो बनाई थी इसको म्यूचुअल फंड के लिहाज से डिस्कस करने की बात की थी और म्यूचुअल फंड के अंदर जब हमें डिविडेंड्स वाला सीज़न आता है, जिन लोगों को नहीं है इस बात का आइडिया, तो अराउंड जून, जुलाई जो म्यूचुअल फंड्स की एमसीज़ होती हैं वो डिफरेंट किस्म के डिविडेंड्स दे रही होती हैं। अच्छा म्यूचुअल फंड के डिविडेंड्स खाने के मैं हक में नहीं होता, बट इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। तो आपने वो अपने अपने ही पैसे बेसिकली आपको वापसी मिलते हैं और मैं उन लोगों में से हूँ जो अपना पैसा ये जो डिविडेंड की शक्ल में मिलता है उसको रीइन्वेस्ट ही कर देता हूँ मार्केट के अंदर, ताकि मेरे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ते चले जाएँ। अच्छा, इस चीज़ को मैंने जब वीडियोज़ बना रहा था तभी तभी देखा हुआ था और मेरी पर्टिकुलर एएमसी यानी अल-मीज़ान एएमसी से मैंने ये बात बार-बार पूछी है, 2 दफ़ा पूछी है और एक दफ़ा अपने जो हमारे बीडीएम होते हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर होते हैं, ये जिनके पास हमारा अकाउंट होता है, उनसे भी पूछिए और एक दफ़ा उनके कॉल सेंटर पे कॉल करके भी पूछिए। दोनों दफ़ा अल-मीज़ान का यही स्टेटमेंट रहा है कि ये जो हम एफएमआर के अंदर अपने रिटर्न्स देते हैं, दीज़ आर द नेट रिटर्न्स और कोई भी मार्केट के अंदर जिस तरीके के भी डिविडेंड्स होते हैं, वो उसमें शामिल हैं। तो डेफ़िनेटली जो वीडियो हमने बनाई है, जिसके अंदर हमने नंबर्स कोट किए हैं, वो सारी वीडियोज़ के अंदर इस टाइप की जितनी भी वीडियोज़ हमने बनाई हैं, उन सब के अंदर ऑटोमैटिकली डिविडेंड्स वगैरह इंक्लूडेड हैं। तो ये कन्फ्यूज़न बहुत से लोगों को है, तो मैंने सोचा कि इस कमेंट का वीडियो में आके जवाब दे दूँ। इसी तरीके से एक बहुत अच्छे हमारे भाई हैं शाकिर इसहाक। अच्छा इनके कमेंट्स बड़े मज़ेदार किस्म के होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा मार्केट को समझने वाले बंदे हैं। तो इनका एक कमेंट था जिसको मुझे लगता था कि मार्केट में समझाना चाहिए, वीडियो में समझाना चाहिए और ताकि लोग इनसे भी इंस्पायर हो सकें। जैसे सबसे पहले इनका जो कमेंट है वो ये है कि आई मायसेल्फ डू एसआईपी ऑफ रुपीज़ 50K एवरी मंथ विद 10% इंक्रीज़ इन ईच ईयर, यानी हर साल वो 50,000 रुपए मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं हर महीने और मार्केट में जैसे 1 साल गुज़र जाता है वो उस इन्वेस्टमेंट की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। यानी 50,000 का 10% 55,000। और ये उन्होंने भी अनवीज़ा इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट की है। उनकी एक इन्वेस्टमेंट है केएमआईएफ वाले फंड के अंदर, यानी इंडेक्स फंड के अंदर बेसिकली 40%, मिज़ान इस्लामिक फंड के अंदर 35% और बैलेंस फंड के अंदर 25%। अच्छा, इसी तरीके से उन्होंने कहा है कि ऑल्सो डू लंप सम स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट व्हेन मार्केट डिप्स एंड एग्रेसिवली इन्वेस्ट व्हेन मार्केट इज़ ह्यूज डिप्स। अच्छा, इसको कहते हैं बेसिकली बूस्टर इन्वेस्टमेंट। अगर हम इसकी एग्जांपल के तौर पे बात करें कि आपके पास मार्केट में एक ऐसा पैसा अ मनी मार्केट में मौजूद हो या आपके पास ऐसा लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो अदर देन इक्विटी, कि आपको जब फ़ील हो रहा है कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा डिप ले लिया है, तो अब मार्केट के अंदर पैसा इंजेक्ट करो। अच्छा, इस साल में यानी 2025 में मार्केट ने आपको इस तरीके की बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ दी होंगी। जैसे अगर हम शुरू करें, तो सबसे पहले डोनाल्ड ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए थे, उस वक़्त मार्केट काफ़ी ज़्यादा डिप गई। फिर अगर हम बात करें पाकिस्तान इंडिया के वॉर पे वन सेकंड मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप ली। फिर बात करें क्या कहते हैं ईरान इज़राइल वॉर के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डिप ली। फिर अगर हम बात करें पिछले वीक के हवाले से अगर हम बात करें, ये जो सिनेरियोज़ अकर हुए पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो भी हमारी न्यूज़ वगैरह थी, उसके ऊपर भी मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा डिप लिया था। तो अगर आपको एक सब्सटेंशियल डिप मिल रहा है, 10 प्लस % का डिप मिल रहा है और आप मार्केट में
लंप सम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ज़ाहिर है आपको ज़्यादा यूनिट्स मिल सकते हैं। तो भाई इसी तरीके से काम करते हैं। अच्छा, इन्होंने ये बात भी कही है कि आई कीप माई लिक्विडिटी पार्क्ड इन एमसीएफ फॉर कन्वर्जन पर्पस एंड टू कन्वर्ट इट इनटू इक्विटी फंड्स व्हेन मार्केट डिप्स। जो बात मैं आपको कह रहा था कि इन्होंने ऐसी जगह अपने पैसे रखे हैं कि जैसे ही इनको फील होता है कि मार्केट ने एक सब्सटेंशियल डिप ले लिया है, तो वो अपने पैसे जो है मनी मार्केट से निकाल के इक्विटी मार्केट की तरफ लगा देता है। अच्छा, दिस थिंग आल्सो सेव्स योर एफईएल टैक्सेशन। एफईएल मतलब फ्रंट एंट्री लोड जो होता है, वो भी बचाता है क्योंकि कन्वर्जन के अंदर मीज़ान अल मीज़ान के अंदर आपके फ्रंट एंट्री लोड जो हैं वो माइनस हो जाते हैं, वो आपको नहीं लगते। और आल्सो सेव्स मनी फ्रॉम हिट ऑफ इन्फ्लेशन, यानी अगर आपका पैसा एमसीएफ में है, तो कुछ हद तक आपके इन्फ्लेशन को भी बीट कर कर देगा। और इनका ताल्लुक सिड्बी से बलूचिस्तान से। तो बहुत अच्छा लगा इस टाइप के कमेंट्स हैं, स्पेशली फ्रॉम अगर हम बात करें बलूचिस्तान में। और यही हमें बात समझाता है कि आपको फाइनेंशियल लिटरेसी कहीं पे भी मिल सकती है, बड़े-बड़े शहरों में भी मिल सकती है और बलूचिस्तान जैसे इलाकों से भी मिल सकती है। और यही इस कमेंट को इंक्लूड करने की सबसे बड़ी बात थी। तो यार शाकिर भाई, हैट्स ऑफ यार। और यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखें, इनसे पूछ के मैं वैसे कमेंट वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ और ये बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट है ना, एक जर्नी है। इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्लान किया जाता है। आप पाकिस्तान से कहीं पे भी जा रहे हैं, लेट्स से आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ जाते हैं, तो आप उस जर्नी को प्लान करते हैं ना। मैं कराची से निकलूँगा या मैं अंटीरा सिंध से निकलूँगा या मैं बाय रोड जाऊँगा, मैं बाय प्लेन जाऊँगा, मेरा इतना खर्चा होगा, मेरे लिए ये लॉसेस हैं, मेरे लिए ये फ़ायदे हैं और साथ-साथ क्या लेके जाना है, सारी चीज़ें आप प्लान करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट में भी एक तरीके की जर्नी है और आपको अपनी तमाम की तमाम जर्नी को प्लान करना पड़ता है और अपने पैसों को अपना पैसा मान के चलना पड़ता है। जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको अपना बिज़नेस मान के चलना पड़ता है। जब तक आप अपने अंदर ये हैबिट को नहीं लेके आएँगे ना, तो यही होगा कि आप चेज़िंग गेम करते रहेंगे। भाई आज मार्केट ऊपर है, स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा देते हैं। अच्छा भाई, स्टॉक मार्केट तो हम ऊपर गए तो स्टॉक मार्केट नीचे आ गई। स्टॉक मार्केट तो नुकसान ही देती है, बाहर आ जाते हैं, वहाँ पे भी नुकसान किया। अरे भाई, ये तो गोल्ड बढ़ना स्टार्ट हो गया, चलो जो नुकसान गोल्ड में पूरा किया था स्टॉक मार्केट में किया था, गोल्ड से पूरा करने की कोशिश करते हैं। गोल्ड ले लिया, पता चला गोल्ड में भी वक़्ती तौर पे थोड़ा-सा डिक्लाइन आ गया। अरे भाई, यहाँ भी नुकसान हो रहा है, पता नहीं लोग पैसा कैसा कमाते हैं। फिर आपने देखा कि सिल्वर की हाइप बनना स्टार्ट हो गई, आपने सिल्वर में पैसे लगाना स्टार्ट कर दिया। सिल्वर में भी आपने बेतहाशा मार्केट से ऊपर रेट पे चढ़-चढ़ के पैसे लगा-लगा के सिल्वर लिया। वन्स अगेन उसका डिक्लाइन भी आ सकता है। तो देखिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर क्लियर तरीके से की जाती है, एक प्रॉपर प्लान बना के की जाती है, एक टाइम फ्रेम के अंदर तक की जाती है और एक लंबे माइंडसेट के साथ की जाती है। तो आप उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करें और शाकिर भाई जैसे जैसे लोगों के साथ अपना उठना-बैठना करें तो आपको अच्छे तरीके से गाइड भी करेंगे। तो वन्स अगेन हैट्स ऑफ शाकिर भाई। और भी इनके कमेंट्स आते रहते हैं वीडियोज़ में। इसके बाद 4 स्टेजेस ऑफ अर्निंग वाली एक मेरी वीडियो थी जहाँ पे हमारे भाई है सागर खान, इनका कमेंट आया, वेरी नाइस सर, सेम इसको कंटिन्यू करके एक वीडियो बनाए, म्यूचुअल फंड्स को किस तरह मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बना सकते हैं, इस पर कुछ डीपली मीनिंगफुल वीडियो बनाया। अच्छा, बेसिकली देखें यार, सबसे पहले एक बात समझाने की मैंने पहले भी कोशिश की थी कि आप अगर ज़ीरो पे खड़े हुए हैं और आपका स्टार्टिंग फंड है, सबसे पहले इमरजेंसी फंड बनाओ। इमरजेंसी फंड बनाने के बाद अपने पैसों को आप इक्विटी मार्केट में लगाओ और होप करो मार्केट अच्छा रिटर्न दे और साथ-साथ आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू करते जाओ। अच्छा, इसकी मिसाल ये होती है कि आप मैं बेसिकली टारगेट कर रहा होता हूँ 2 तरीके के सेगमेंट को, टू बी रियली ऑनेस्ट। सबसे पहले वो लोग जिन्होंने जल्दी-जल्दी मतलब हालिया में अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया, यानी अर्ली 20s की बात करें या मिड ऑफ 20s की बात करें, अर्ली 30s की बात करें, या फिर मैं दूसरे दूसरे इनकम स्ट्रीम की बात करूँ तो मैं टारगेट कर रहा होता हूँ घर की ख़वातीन को। अच्छा, ये बड़ा मज़े की बात है, ऐसा क्यों करता हूँ? क्योंकि देखिए, मेजॉरिटी हमारी जो ख़वातीन है, वही हमारा घर चला रही होती है, चाहे वो हमारी अम्मी चला रही हों, चाहे वो हमारी वाइफ़ चला रही हो। और आप देखेंगे कभी किसी घर पे बुरा वक़्त आएगा ना, तो उनके पास से पैसे निकल ही जाते हैं क्योंकि आप जो उनको पैसे देते हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं। एट लीस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही हो रहा होता है। तो आप देखेंगे उनके पास काफ़ी कैश होता है, जो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एक अच्छा खासा कैश उनके पास जमा हो जाता है। अगर आप 5-10 साल तक कंटिन्यूअसली उनको घर के पैसे दे रहे होते हैं, वो पैसा भी यार ज़ाया ना हो, वो पैसे भी मार्केट के अंदर लगे, उससे भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की जा सके और उस पैसों को भी ग्रोथ की तरफ लाया जा सके। तो अगर आप ज़ीरो पे खड़े थे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो आप सबसे पहला काम अपने पास ये करें कि आप कुछ वेल्थ बनाने की कोशिश करें। अब ये वेल्थ आपके लिए 3 लाख भी हो सकती है, आपके लिए 4 लाख भी हो सकती है, आपके लिए 5 लाख भी हो सकती है, 10 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, आपका उठना-बैठना क्या है, आप किस पे स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं, किस पे स्केल के ऊपर कमाई कर रहे हैं, आपकी स्किल्स क्या है। और अगर आपकी स्किल्स नहीं है, आप थोड़ा-सा मतलब आप मैं जिसको एक नंबर देना चाहूँ, तो अगर आप लाख रुपए से कम कमा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर, तो आप सबसे पहले
अपने ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करें और देखें कि यार मैं क्या ऐसा स्किल्स को सीख सकता हूँ, क्या मैं ऐसी नई चीज़ मार्केट में सीख सकता हूँ जो कि मुझे लाख रुपए तक पहुँचा दे। अब उसके बाद आपने बजटिंग करनी है, उसके बाद आपने मार्केट में पैसा लगाना है, इमरजेंसी फंड बनाना है और इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो देखिए, एक दफ़ा आपके पास मार्केट में एक सब्सटेंशियल वेल्थ डेवलप हो जाए ना, जिसको मैं कहता हूँ एक आम बंदे के लिए 5-10 लाख भी बहुत होता है। तो अगर वो 5-10 लाख रुपए भी बना लेता है ना, तो अब यहाँ से अपॉर्च्युनिटीज़ के दरवाज़े खुलते हैं। अब उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अगर आपने सेकंड स्टेज पार कर लिया, यानी इमरजेंसी फंड फर्स्ट स्टेज था। सेकंड आपका इक्विटी मार्केट यानी म्यूचुअल फंड्स का इक्विटी मार्केट्स का स्टेज था। थर्ड स्टेज पे आ जाए, और वो थर्ड स्टेज क्या है कि अब आप अपने जो जहाँ पे म्यूचुअल फंड अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उन उन कंपनीज़ में डायरेक्ट अपनी इन्वेस्टमेंट पीएसएक्स के थ्रू करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, इससे क्या होता है कि अगर आपकी वो वाली इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी क्रेडिबल हो जाएगी, थोड़ी-सी सब्सटेंशियल हो जाएगी, थोड़ी-सी बढ़ जाएगी ना, ये कंपनीज़ डिविडेंड भी देती हैं, और ये डिविडेंड बेसिकली तकरीबन 8 से 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको नज़र आता है। एक तो कैपिटल ग्रोथ होती है और उसके साथ-साथ अगर अच्छी कंपनीज़ हैं, आपको डिविडेंड भी अच्छा मिल रहा होता है, तो ये आपका एक फर्स्ट लाइन ऑफ इनकम आसानी से डेवलप हो सकती है। और अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से स्टॉक के बारे में आइडिया हो गया होगा। तो एक इनकम का तरीका ये हो सकता है। अच्छा, अब आपके पास 10-12 लाख हैं, अब क्या करें? आपको इनकम स्ट्रीम भी डेवलप करनी है, तो भाई मार्केट में ऐसे बिज़नेसेस हैं, आप जिनके अंदर पैसा लगाएँगे तो आपको मंथली रिटर्न्स दे सकते हैं। जस्ट फ्रॉम माय नॉलेज में अगर आपको बात बताऊँ, तो मार्केट के अंदर चावल वाला बिज़नेस भी आपको नज़र आएगा, गाड़ियों का बिज़नेस भी नज़र आएगा, आपको और भी मल्टीपल बिज़नेस नज़र आएँगे यार, कंस्ट्रक्शन बिज़नेस नज़र आएगा, चले शायद 5-10 लाख में कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से कुछ भी ना हो, बट मैं बिल्कुल ऐसे चीज़ों में वर्क कर चुका हूँ, जहाँ पे छोटे-मोटे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए मैंने पैसे दिए हैं लोगों को, और वहाँ पे पार्टनरशिप करके उनके रिटर्न्स में एक प्रॉफिट का शेयर मैंने रखा है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं फोर्थ स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज आपका पीएसएक्स भी अगर मैं काउंट करता हूँ। अच्छा, इसके साथ-साथ आपने ये भी देखना है कि आप जिन बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो बिज़नेस के बारे में आपको बेसिक नॉलेज तो हो, और आप जिन बंदों को ये पैसे दे रहे हैं, उन बंदों के बारे में आप ही ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, कि उन बंदों को पैसे देने की ज़रूरत है या नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और भी क्या किया जा सकता है? अपना खुद का भी कुछ ना कुछ बिज़नेस सेटअप किया जा सकता है, उसके थ्रू भी जो है मार्केट में अर्निंग की तरफ जाया जा सकता है। अच्छा, और भी अगर हम पैसिव इनकम के हवाले से बात करें, तो अगर आप फिर इस स्टेज पे पहुँच गए कि आपने प्रॉपर्टी खरीदने की अब आपकी माशाल्लाह हैसियत हो गई है, तो रेंटल इनकम भी आप हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं यार, टू बी रियली ऑनेस्ट, डिपेंड करता है आपकी पे स्केल क्या है। तो अगर आप मुझे पे स्केल भी अपनी बताते हैं, यानी सेविंग स्केल भी मुझे बताते हैं, तो मैं शायद और मीनिंगफुल जवाब आपको दे सकता हूँ। बट वंस अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसी वीडियो पे मूसा खान का कमेंट था, क्लैरिटी नहीं आ रही कि कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा, हम उस स्टेज पर आएँ कि वो पैसा हमें सैलरी से मिल रहा है, वो हमें हमारी इन्वेस्टमेंट से आना स्टार्ट होगा, तो हम अपने एक्सपेंस के लिए सैलरी पर डिपेंड ना रहे। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा, इस सवाल का जो जवाब है ना, वो उस बात पे है कि आपका देखें बजट कितना है। सैलरी से ज़्यादा आपका मैं बजट पे फ़ोकस करवाऊँगा। आपको सैलरी आती है, आप सबसे पहला काम करें कि बजटिंग करें। बजट को बहुत अच्छे तरीके से करें। हर अपने एक्सपेंस को लिखें, अपने एक्सपेंसेस को बेसिकली डाइवर्सिफ़ाई करें और बताएँ आपकी नीड्स क्या हैं, आपकी लग्ज़रीज़ क्या हैं, आपकी सेविंग्स क्या हैं। आप अपने बजट के अंदर इस चीज़ को क्लासिफ़ाई करने की कोशिश करें। और देखिए, इसका एक अगर मैं आपको एक थंब रूल बताऊँ ना, तो मेरे नज़दीक अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, जैसे आपका खर्चा अगर लाख रुपए है, तो मुझसे कोई पूछेगा कि मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए ना, तो मेरे नज़दीक उसका जो रिप्लाई है ना, वो रिप्लाई तकरीबन 3 से 4 करोड़ होना चाहिए। अगर मेरे पास आज के दिन 1 लाख रुपए मेरा मार्केट 1 लाख रुपए मेरा खर्चा है, तो अगर मैं 4 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, तो मुझे 100% इस बात पे उम्मीद है कि ये जो 4 करोड़ हैं, मार्केट से मैं लाख-लाख रुपए महीना निकालता रहूँगा, और इन्फ्लेशन जैसे-जैसे बढ़ेगी, मैं मज़ीद पैसा निकालूँगा, तो ये पैसा कभी खत्म नहीं होना चाहिए। एसडब्ल्यूपी के ऊपर भी मैं वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो अप्रोक्सिमेटली मैं जो समझता हूँ, अगर आपका विथड्रॉल प्लान 3 टू 6% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट है, मार्केट हमेशा 10-12% ग्रो करती है। अच्छी मार्केट्स की अगर हम बात करें, बुरे वक़्तों में शायद नीचे भी जाती है, तो जब बाउंस बैक आता है, तो उतना आता है कि आपका रिटर्न ऑलमोस्ट बैलेंस हो जाता है। तो इन्फ्लेशन के साथ-साथ अगर आप अपनी सैलरी निकालना चाह रहे हैं, तो आई वुड से कि 3 टू 4% कर लें, और विदाउट इन्फ्लेशन अगर आप निकालना चाह रहे हैं, तो मैं आप समझता हूँ आप 6% तक भी पैसे निकाल सकते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट से। और वो इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से कहीं नहीं जाती। एसडब्ल्यूपी की ऊपर वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। तो वंस अगेन प थोड़ा समझाने के लक्ष्य से दोबारा से बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास लाख रुपए की नीड है, तो मैं मार्केट में कम से कम भी 3 से 4 करोड़ रुपए लगाऊँगा। तो मैं या 3 से 4 करोड़ जब भी मेरे पास होंगे, तो मैं अपने आप को एक फाइनेंशियल फ्री पर्सन समझूँगा। फिर सिल्वर के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसमें लर्न टेक कह रहे थे कि भाई रिस्क फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं,
और आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हो। तो वंस अगेन थोड़ा-सा इसको समझाने के लिए, मार्केट में 3 लेवल्स आपको दिए जाते हैं जब भी हम किसी भी ग्राफ के ऊपर की बात कर रहे हैं, चाहे वो पीएसएक्स हो, गोल्ड हो, शेयर हो, सिल्वर हो। तो 3 लेवल होते हैं, पहला लेवल होता है पिवट, ये मैं अपनी वीडियो में भी समझा चुका हूँ बट दोबारा समझा रहा हूँ। पिवट का मतलब होता है वो पॉइंट जिसके नीचे मार्केट अपना मोमेंटम खोती हुई नज़र आ रही है, जिसके नीचे मार्केट नेगेटिव नज़र आ रही है। और पिवट के ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, या पिवट के ऊपर अगर कोई चीज़ है तो हम कहते हैं कि मार्केट इसके ऊपर पॉजिटिव नज़र आ रही है, बुलिश नज़र आ रही है और एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नज़र आ रही है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है पिवट, पिवट बैलेंस पॉइंट होता है। उसके बाद जब मार्केट नीचे जाना स्टार्ट करती है तो कहाँ तक नीचे जाएगी, तो वो पॉइंट्स कहलाते हैं सपोर्ट पॉइंट्स। मार्केट नीचे जा रही है, जैसे फॉर एग्जांपल हम सिल्वर की ही बात करके चलते हैं, तो मार्केट 54 से नीचे आई। सबसे पहला जो लेवल बन रहा था ना, $52 का लेवल बन रहा था। $52 का लेवल जब टूटा तो मार्केट $49 पे सपोर्ट लेना लेना स्टार्ट किया। $49 पे भी उसको सपोर्ट मिला बट वंस अगेन मार्केट मज़ीद नीचे गई। तो यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया $47 के ऊपर। तो सिल्वर वाली वीडियोज़ जो मेरी देखते हैं वही बात से एग्री भी करेंगे और ये लेवल्स मैंने बार-बार अपनी वीडियोज़ में कहे हैं। अब अगर उल्टा करें, उल्टी चीज़ समझने की कोशिश करें, तो अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो सबसे पहले उसे 49 का रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा, देन 52 का रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा, देन 56 का रेजिस्टेंस तोड़ना पड़ेगा। तो मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस ये कही जाती है। अब रिस्क फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे आज मार्केट $48 पे सिल्वर की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लोगों के लिए बात करें, पाकिस्तान में बहुत प्रीमियम पे माल मिल रहा है तो मैं रिकमेंड नहीं करता। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिहाज से बात करें मुझसे सिल्वर के ऊपर, मार्केट आज $48 पे खड़ी है, तो $48 मेरा बाइंग प्राइस है और जो मेरे मेरे एस्टिमेटेड प्राइस है वो $75 की है। और नीचे जो मुझे नज़दीक नज़र आता है कि बहुत-बहुत भी मार्केट अभी फिलहाल नीचे आई, तो $42 या बहुत-बहुत भी इसके भी नीचे जाएगी तो $39। तो ये $10 समझ लो यहाँ से जाने के हैं और $22-25 आने के हैं। तो ये मेरा रिस्क है वो $10 जाने का है और $25 या $23 या $22 व्हाटएवर जो भी अमाउंट बनता है, और ये $50 $25 ही बन गया मोटा-मोटा, ये आने का है। तो रिस्क $10, रिवॉर्ड $25, तो इस तरीके से मैं अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड कैलकुलेट करता हूँ। स्टॉक मार्केट में भी इस तरीके के आपको 3 लेवल दिए जाएँगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ आपको बताया जाएगा। तो अगर आपने कोई शेयर खरीदा है, तो अगर आपने उसके सपोर्ट पे वो आ गया, आप उसको सेल करेंगे और रेजिस्टेंस के ऊपर है, तो आप देखेंगे आपको उसको सेल करना है कि नहीं करना। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल एक शेयर ₹100 का है और मुझे समझ आ रहा है कि यार ये 98 पे जा सकता है, तो इसका रिस्क ₹2 और ₹104 पे ये ऊपर मुझे पहला इसका रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, तो मतलब इसका जो रिवॉर्ड है वो ₹4, तो रिस्क ₹2, रिवॉर्ड ₹4। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये वो कैलकुलेट कर पाएगा जो चार्ट्स देख रहा होता है, या एटलीस्ट आप अपने ब्रोकर से इस बात को पूछना स्टार्ट करें, ताकि वो आपको स्टॉप लॉस एंड रेजिस्टेंस बताएँ। अमूमन पाकिस्तान में पता है क्या होता है? पाकिस्तान में बेचते वक़्त तो ₹1 ₹1.5 में ब्रोकर माल निकाल देते हैं, लेकिन जब गिनने पे आता है ना तो स्टॉप लॉस हिट नहीं करते हैं और वो माल ₹30 का ₹10 भी आपके गले में पड़ा रहता है। तो अगर आप ट्रेडिंग करने की नीयत से मार्केट के अंदर एंटर हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझ के काम करें। देन हमारे पास आगा ज़ियाउल्लाह खान का एक क्वेश्चन था, या एक्चुअली कमेंट था, वेरी नाइस रूट कसूट बाय सफारा एसोसिएशन इन पाकिस्तान, वेयर इज़ द रेगुलेटर, सिल्वर इज़ एट $51 ऑन फ्राइडे, यानी पुरानी वीडियो के ऊपर उन्होंने कमेंट किया था। इट्स मोर देन $80 पर आउंस इन पाकिस्तान, नाउ हाउ द इन्वेस्टर्स बीइंग लूटेड ओपनली विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस, शेम। तो आगा भाई को मैं समझा रहा था और आगा भाई जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना उनको समझाने की कोशिश ये कर रहा था कि देखिए सिल्वर पाकिस्तान में एक ऐसी कमोडिटी नहीं है, ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बगैर इंसान मर जाएगा। आपके पास मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे अपना पैसा लगा सकते हैं, सेफली लगा सकते हैं, अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करके लगा सकते हैं। तो आप एक बात को समझिए कि मार्केट में एक चीज़ बहुत महँगी मिल रही है, लेकिन इसकी वजह जो है ना वो बायर है। कि बायर उस रेट पे भी उसको लेने के लिए तैयार है। आज मार्केट में अगर सिल्वर ₹8,000 पर तोला मिल रहा है, तो इसकी वजह ये है ना कि मार्केट में लोग खरीदना चाह रहे हैं और मार्केट में लोग उस स्पेकुलेशन का शिकार होना चाह रहे हैं। तो भाई अगर मार्केट में लोग खरीदने नहीं आएँगे ना स्पेकुलेटिव रेट के ऊपर, ऑटोमेटिकली सफारा जो भी बाज़ार है, बड़ी अच्छी नाम होता है, नाम दोबारा भूल गया इसका, सराफा बाज़ार वाले जो भी होते हैं, ऑटोमेटिकली रेट को कम करेंगे। ऑटोमेटिकली जो है ये जो होल्ड करके बैठे हुए हैं, ये अपना माल निकालने की कोशिश करेंगे और ये जो सप्लाई का क्रंच है ना, ये आहिस्ते-आहिस्ते खत्म होता जाएगा और इसकी वजह से जो आपका सिल्वर बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड हो रहा है, ऑटोमेटिकली किसी भी चीज़ में नीचे आ जाएगा और एक्चुअल रेट पे आ जाएगा। और ये दुनिया की हर चीज़ में इस चीज़ को अपना जो है ना, अपना क्राइटेरिया बनाएँ कि अगर कोई चीज़ मार्केट वैल्यू से बहुत ऊपर मिल रही है ना भाई, कोई चीज़ नहीं है, कोई इसके सब्स्टिट्यूट मौजूद होंगे ही होंगे। मार्केट में अगर आपको कोई सब्ज़ी महँगी मिल रही है, तो भाई दूसरी सब्ज़ी खा लें। मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी महँगी मिल रही है, तो भाई चीनी के बगैर भी बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं, उनके ऊपर गुज़ारा करें। जहाँ-जहाँ आप इस माफ़िया को ब्रेक कर सकते हैं ना, वहाँ-वहाँ अपनी कोशिश से इस माफ़िया को ब्रेक करने की कोशिश करें,
ऑटोमेटिकली सब के सब लाइन पे आ जाएंगे। जब तक पाकिस्तान में ऊंचे रेट पे बायर मौजूद रहेगा, पाकिस्तान में माफिया इस तरीके से कमाती रहेंगी और हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। मोहम्मद गनी साहब इसी वीडियो में फरमा रहे थे, मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सेलेक्ट ब्रोकर। अच्छा, दूसरी वीडियो है बेसिकली बीएसएक्स के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, इस ऊपर कमेंट आया था, मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सेलेक्ट अ ब्रोकर व्हेन समवन गोइंग टू फर्स्ट टाइम ओपन हिज अकाउंट इन सीडीसी एंड फर्स्ट टाइम टू बाय शेयर। देखिए, अ, ब्रोकर को सिलेक्ट करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, जो मैंने भी देखा है, कि आपको सबसे पहले ब्रोकर से पहले ब्रोकरेज हाउस को सिलेक्ट करना है। ब्रोकरेज हाउस जो मैं पाकिस्तान में समझता हूँ बहुत अच्छे हैं, मुनीर करानी में मेरा पिछले 9-10 साल से अकाउंट है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हाउस है। लेकिन आप देखें मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ की रिसर्च भी आ रही होती है, एकेडी की रिसर्च आ रही होती है, फाउंडेशन सिक्योरिटीज़ की रिसर्च आ रही होती है, बीएमए कैपिटल की रिसर्च आ रही होती है। तो कोशिश करें हमेशा एक बड़े हाउस के साथ अपने आप को एसोसिएट करें, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोशिश करें जहाँ स्मार्ट पैसा है वहाँ पे अपना पैसा लगाएँ या स्मार्ट लोगों पे अपना पैसा लगाएँ। तो ज़ाहिर है बड़ा हाउस है तो उनके तो आपको ब्रोकर्स मिलेंगे, अच्छे ब्रोकर मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद पहले वक़्तों में ये होता था, जैसे मैंने अपना अकाउंट खोला था तो मैंने सीडीसी प्राइवेट खुलवाया था। मतलब सीडीसी हाउस जाके मैंने अपना सीडीसी अकाउंट खुलवाया था। अब ऐसी ज़रूरत भी नहीं है, आप डायरेक्ट ब्रोकर के पास अकाउंट खोलेंगे, वो आपको सब अकाउंट दे देगा। देन वो आपको एक एप्लीकेशन देगा जहाँ पे आपको आईडी, पासवर्ड और पिन मिलेगा। आपने कोई भी शेयर खरीदना है, अपनी नॉलेज पे लेना है यानी अपनी रिसर्च पे लेना है, या आपका ब्रोकर बताएगा, तो आप उस शेयर का नाम लिखेंगे, आपकी स्क्रीन पे वो नज़र आना स्टार्ट होगा। आप उसको बाय या सेल का जो भी आपकी कॉल होगी उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और नंबर ऑफ शेयर्स बताएँगे, प्राइस बताएँगे, पिन लगाएँगे और वो चीज़ बाय एंड सेल हो जाएगी। अगर एक चीज़ ₹50 पे वाला आप इसको ₹51 पे बेचना चाह रहे हैं, 51 रुपीज़ से बेचना चाह रहे हैं, तो ऑटोमैटिकली जो आपका सेल ऑर्डर है ना वो क्यू में लग जाएगा। यानी जब वो शेयर 51 पे जाएगा तो वो आपका शेयर बिकेगा, वरना आपका शेयर नहीं बिकेगा। इसी तरीके से आप कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं और 48 पे खरीदना चाह रहे हैं जबकि मार्केट वैल्यू 50 के ऊपर है, वन्स अगेन आपका जो शेयर है वो क्यू में चला जाएगा और जब रेट 48 के आता है तो आपको वो ऑर्डर मिलेगा, वरना आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करके एक वीडियो बना के भी इसके अंदर जो हमारा टर्मिनल है मुनीर करानी का, वंस अगेन मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप कहीं पे भी अकाउंट खुलवाएँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे कोई कमीशन नहीं मिलता। तो आप जहाँ पे भी अकाउंट खुलवाना चाहें वहाँ पे खुलवा सकते हैं। लेकिन मैं ब्रीफ तरीके से बाइंग एंड सेलिंग करना सिखाने की कोशिश करता हूँ। बट मसला ये है कि यार यहाँ पे मार्केट आवर्स में ये काम करना होता है, मार्केट आवर्स में वीडियो बनाने का मेरे पास अमूमन टाइम नहीं होता। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, बट क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी ना हो जाए तो मैं कोशिश करता हूँ बाकी क्वेश्चंस को एक नेक्स्ट वीडियो में लेके जाएँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। इस टाइप की वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाऊँ जब तक मैंने नहीं बनाई है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी भरपूर सवाल पूछें, मैं कोशिश करके उनका भी जवाब देने की कोशिश करूँगा। और बिल्कुल सवाल पूछने से गुरेज़ ना करें। थैंक यू।